हम लोग समाचार पे विचार व्यूज एंड न्यूज है ना। विगत कुछ दिनों से हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, नहीं यही था। आज हमारा मेन टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। खासकर जो रिसेंट डेवलपमेंट है, अभी जो हुए हैं इस साल भर में जो हो रहे हैं, जो हम लोग ऐसे डेवलपमेंट को चुनते हैं जो डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, या हमारे देश के लिए, या दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि नए तरीके का डिफिनीशंस बना सकता है। तो ऐसे डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं खासकर, और ये एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो डायनेमिक एस्पेक्ट है, क्योंकि स्टैटिक तो करीब करीब फिक्स रहता है, और स्टैटिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि नहीं इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक करने का तरीका भी पता है कि स्टैटिक में आप करते क्या है। आप पेज पढ़ते हो, 3-4-5 पेज पढ़ते हो, और 3-4 पेज पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज करते हो, और एक्सरसाइज करने के बाद आप देखते हो कि भाई पेज पढ़ने में हम कौन कौन सा पॉइंट मेरा माइंड रजिस्टर नहीं कर पाया, तो फिर माइंड को वहाँ ले जाते हो, फिर पेज पढ़ते हो, फिर एक्सरसाइज को ठीक कर लेते हो। तो ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस हर साल करोगे, एक बार 2 बार कर लोगे। मान लिया कि आपका एग्जाम है, और एग्जाम सपोज किया कि आपका 25 अक्टूबर को है। स्वाभाविक बात है कि 5-7 अक्टूबर तक हम आपका पूरा का पूरा पढ़ाई दिए रखेंगे, तो आपके पास टाइम फिर भी है ना। तो टाइम है आपके पास, तो 20 दिन टाइम है। 20 दिन में फिर से रिवीजन कर लीजिएगा तो स्टैटिक तो खत्म हो जाएगा। और तो बीपीएससी में ज़्यादा मार स्टैटिक का ही है और करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर तो हम पढ़ा ही देंगे। ये टॉपिक जो है ये बीपीएससी के मेंस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पीटी में हो सकता पूछ दे, ये भी जरूरी है। यूपीएससी के लिए तो रामबाण आना ही आना है, क्योंकि यूपीएससी में इस बार भी जो क्वेश्चन आए हैं, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले की हालत खराब है कि भाई बच्चे बहुत परेशान कर भी रहे हैं उनको। कुछ तो जेल भी, हंगामा तोड़ फोड़ बहुत हुआ दिल्ली में कि भाई आपने जो भी पढ़ाया कुछ नहीं आया। 2 साल हमको पढ़ाते रहे, ठगते रहे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे, सब काम किया आपका, जैसा आप बोले वैसा किया, 2 लाख रुपया दिया, लेकिन आपका कुछ भी पढ़ा लिखा से तो कुछ हुआ नहीं। 15 क्वेश्चन भी नहीं पकड़ा रहा है, तो क्या पढ़ा रहे हैं। जबकि सभी बच्चों को इतना तो पता होता कि एग्जाम में जो लिखे हैं, पढ़े हैं, वो आएगा तो सही होगा, और आपका आ ही नहीं रहा है। क्यों, क्या कारण है? तो दरअसल कारण यही है कि क्वेश्चंस का बेस ज़्यादातर डायनेमिक से होता है। और दूसरी बात मैं आपको मेंटरिंग में बताऊंगा कि ये यूपीएससी ऐसा है ना कि इसमें कछुआ जीतता है, खरहा मरता है। अगर आपके अंदर में ईगो आ गया कि हम तो तेज है बगल वाले से, तो ईश्वर ऊपर से देखेगा, आपको नहीं जाने देगा। अगर आपके अंदर में ये भावना है कि हम बगल वाला जो हमारे से थोड़ा लेवल का नहीं है उसको मदद करके पढ़ा देते हैं, तो आपको कंसेप्ट याद रह जाएगा। हम सही बता रहे हैं। हम दिल्ली में थे, मानसरोवर हॉस्टल में रहते थे, तो कुछ लोग थे जो कि बड़े अफलातून टाइप के थे। वो सब के सब कोई नहीं निकला है। वो लोग बड़े अच्छे जगह से पढ़ के आए थे। कोई कहाँ से आए थे, सिंधिया पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है, कोई बिरला पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट करके आता था। तो ऐसे को राजकुमार कॉलेज बड़ा फेमस कॉलेज है रायपुर का, बहुत बहुत महंगा। उस समय भी फीस बहुत ज़्यादा था, अभी तो 10-12 लाख का सालाना है। वहाँ से आए हुए बच्चे थे, नहीं निकले कोई। उनके बीच में कम्प्लेक्स बड़ी रहता था कि हम लोग बड़े तेज हैं, और गायब हो गए, नहीं निकाल पाए। हम लोग टाइप का आदमी जो संत बोरिस स्कूल से पढ़े हैं। कहाँ से पढ़े? संत बोरिस मतलब अपना बोरा लेके स्कूल में जाना है और मास्टर जी को हिंदी ही नहीं आती है। मास्टर जी को क्या आती है? गांव की भाषा आती है। अगर आप पढ़ाई क्या होनी है, तो पहले तो प्रार्थना 5 को करवा लेना है, और उसके बाद दुक्का दुखे लेके 19 का पहाड़ा याद करा देना है ना। अब फिर जो है सब बच्चे एक एक क्लास में बैठना है,
मतलब क्लास 1 to 5 तक सब एक ही क्लास में बैठा हुआ है। और जिसको जो दिक्कत अपना दादा के पूछिए, ना पूछिए तो आपके वो पूछने नहीं आएगा, है ना। और उनका छड़ी एक रहेगा तो डर से जो बच्चा पूछने ना जाएगा तो पूछने ही नहीं जाएगा, अपना वही रहेगा, छड़ी लगी हुई है। तो हम लोग उस स्कूल वाले विद्यार्थी हम लोग निकाल लिए, क्लियर है ना। तो कछुआ जीतता है इस एग्जाम में, याद रखिएगा, कछुआ जो लगातार चलता रहता है। एक साल नहीं होगा दूसरा साल में होगा, दूसरा साल नहीं होगा तीसरा साल में होगा। थर्ड डिविजनर लोग बड़े निकलते हैं, और फर्स्ट डिविजनर लोग 95% 99% वाले गायब हो जाते हैं। जो लगा रहा लगातार, जो खड़ा रहा, जो अपने पथ पर लाख मुसीबत के आने पर मिली सफलता उसको, जग में जीने में या मर जाने में, जो सुने हो ना, वही है कहानी, एकदम वही है। तो बिल्कुल आप लगे रहो। ऐसे ऐसे लोग निकाले बीपीएससी इस बार एसटीएम, जिसके एक लड़का है वो 11 साल का, लड़की है 7 साल की टॉपर हो गई हो, है कि नहीं, शादी के 13 साल के बाद निकला है, इसी बार की बात है। तो ऐसे लोग निकालते हैं, निकालने के बाद निकाल लिए, उनका नाम भी होता है। तो आप लोग कभी भी दूसरों को मदद करो, ईश्वर आशीर्वाद देगा, निकलोगे। जिसने छुपाया स्वार्थी बना, वो फंस गया, वो नहीं निकाल पाया। स्वार्थी लोगों का जगह ही नहीं है, ये याद रखिएगा। ये कंपटीशन स्वार्थी लोग का नहीं है कि हम दूसरों को बता देंगे, दूसरों को पढ़ा देंगे। जो हेल्पफुल है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, वो निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, जो हमारे गंगा घाट के विद्यार्थी हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं आप में से कुछ लोगों को देखता हूं कि अपने बगल वाले रूम को नहीं बताते हैं कि हम शाम को गंगा घाट जाते हैं कि हमको वहां से बहुत फायदा हो रहा है। तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं रहेगी, याद रखिएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, सिद्धांतिक नियम है तो आप जो है बगल वाले को भी बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, और उसके साथ माहौल अच्छा बना के रखिए, तो आपको निकलेगा, है कि नहीं। पिछले बार जब हम गंगा घाट पार्ट 1 चल रहा था, 2023 तक चला है, 24 में और 25 में गैप रहा। तो 2023 में इंदौर से करीब 14 लड़के आए थे। अब बेचारा पहला बार में आया था 2, और धीरे धीरे 1 महीना के अंदर में 14 हो गए थे। वो बुला लिया सबको। अब मुझे अभी भी याद है कि जो लड़का पहली बार में आया था, जिसने 14 को बुलाया, उसका फोन आया था कि सर हम नायब तहसीलदार हो गए हैं इस बार, जबकि पढ़ने में अच्छा नहीं था। बाद में कुछ आए थे तो अच्छे थे, तो जो वैसा था वो निकाल लिया, क्लियर है ना। तो वही है कि आप जितने हेल्पफुल होते हैं दूसरे के लिए, दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, ईश्वर आपको रास्ता बना देता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हमारे क्लास के पहले थोड़ा सा शर्मन जो है ना, प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना शुरू करने के बाद क्लास शुरू होता है, तो हम पहले मेंटरिंग कर देते हैं और फिर जाके हम क्लास शुरू करते हैं, यही मेरा काम होता है। तो आज जो है 20 अगस्त है, और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आप इसका हम उदाहरण दे देते हैं। जैसे कि एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है, डार्क फैक्ट्रीज। क्या वर्ड है? डार्क फैक्ट्रीज। तो डार्क फैक्ट्री जो है, क्वेश्चन है कि ये रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री लेवल 4 तक लाने की बात करता है। और एक है क्या डार्क फैक्ट्री, है क्या? सोचो, डार्क का मतलब क्या होता होगा, सोचो, अंधेरा। तो डार्क फैक्ट्री क्या होगा? तो क्या? बिजली कमी नहीं, बताओ, तुम बताओ। ज्यादा आउटपुट नहीं देता, नहीं ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ, तुम बताओ। आस्था ने बताया कि क्या क्या नहीं है, मतलब कि आउटपुट नहीं देता। नंदी तुम बताओ। इसको ऐसे समझो कि एक फैक्ट्री है, मान लिया कि ईटा भट्टा का फैक्ट्री है। किसका है? ईटा भट्टा।
ईंटा भट्टा में पता ही है कि अगर 1 लाख ईंटा प्रत्येक दिन बनाना हो तो हमें लगता है कि 1000 लेबर तो चाहिए। 1000 ना चाहिए, 500 तो चाहिए ही, चलो 400 तो चाहिए ही। क्या सही बात है, ईंटा बनाना है, लेबर इंटेंसिव जॉब है, और 400 आदमी को रोजगार मिल रहा है। गांव अगल बगल 3-4 गांव के 400 आदमी आके ईंटा भट्टा में काम कर रहे हैं। एक दिन उसका लड़का आ गया, वो कहीं से पढ़ उड़ के आया बाहर से, बोलता है कि कल से एक आदमी नहीं आएगा और हम 1 लाख ईंटा बनाएंगे। हम भी नहीं आएंगे और कोई आदमी भी नहीं आएगा, लेकिन ईंटा कितना बनेगा? 1 लाख। एक आदमी नहीं रहेगा, पूरा एरिया खाली। ये सब कैंटीन फैंटीन जो खोले हो, पिताजी को बोले सब बंद करो, बाथरूम उथरूम जाने की जो व्यवस्था करो सब बंद करो। समझ गए? ये संभव है। और इस फैक्ट्री को कहते हैं डार्क फैक्ट्री। बात समझे? मान लो कोई गारमेंट इंडस्ट्री है और उसमें सिलाई करने वाले लोग तो लगे हुए हैं, कुछ कटिंग कुछ है, वो अपना लगे हुए हैं, 200 आदमी 400 आदमी इस वर्कशॉप में काम कर रहा है, एक भी नहीं रहेगा, सबको हटाओ। न टिफिन न लंच, कोई व्यवस्था ही नहीं, न महिलाओं का कृषि, न महिलाओं का बाथरूम, न महिलाओं को दूध पिलाने की जगह, तो महिलाओं का ये, न पुरुष का ये, न किसी का कुछ भी रिक्रिएशन, कुछ नहीं, सब बंद, जाओ अपने घर। और गारमेंट बनेगा उतना ही। इसको क्या कहेंगे? डार्क फैक्ट्री। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। और ये संभव है, अब ऐसा नहीं है, इंडिया में भी 1-2 फैक्ट्री ऐसी आ गई। एक ईंट भट्टा फैक्ट्री सही में आ गई, एक गारमेंट फैक्ट्री भी इंडिया में आ गई। अगर ऐसा होगा तो रोजगार कहां रहेगा? होगा रोजगार? खत्म, रोजगार बिल्कुल नहीं। तो सोशल कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट नो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं डार्क फैक्ट्री। तो यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन खोजता रहता है ताकि तुक्का लगाने वाले गलत हो जाए। क्लियर है ना? दूसरा हीलियम के बारे में है यहां पर। हीलियम, तो हीलियम के बारे में है कि भाई ये जो हीलियम है ये आने वाले समय का सोना से भी ज्यादा, सोना तो कर कुछ भी नहीं इसके सामने में, आज भी नहीं है। हीलियम जो है आने वाले समय का, जिसके पास हीलियम हो सुपर पावर होता है ना, कोई मेटल किसके पास हो, आज होता है ना जिसके घर में सोना ज्यादा हो धनी, यही ना कहते हैं, जिस महिला के पास सोना बहुत ज्यादा हो महिला धनी है, यही बोलते हैं लोग। तो हीलियम जहां ज्यादा है वो देश धनी है। कौन सा? हीलियम। क्यों भाई? आखिर हीलियम में है क्या? क्लियर है? समझ गए? तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? आलू खाने से तबीयत खराब हो जाती है, हमको बोला जाता है कि आलू नहीं खाइए, क्या बोलती हो ना? आलू मत खाइए। तो आलू खाने से तबीयत खराब होता है, लेकिन मान लिया आलू खाने से तबीयत अच्छा हो जाए, आलू जो है हर चीज की दवा हो जाए, नहीं आलू खाओ, तो ये तो बढ़िया चीज है, क्या है कि नहीं? आलू जो है बढ़िया, तब तो कैसे होगा वो? तीसरा क्वेश्चन ये है। और चौथा क्वेश्चन आपका है कि इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला है वो आदमी कोरोना के टाइम में एक बार आया, वो लाइव हुआ, बोला कि हमारे पास कुछ उपाय है जिसके पर हम काम कर रहे हैं, इस पर काम करने से बड़ा फायदा होगा, आगे इस तरह की बीमारी होगी ही नहीं। जिसको कोई सुना भी नहीं, जो सुना उसको गाली दिया और बोला कि मैं इस काम पे पिछला 25 साल से लगा हुआ हूँ। सैकाकुची नाम था उसका, जापानीज। और अभी इस वर्ष को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उसका जो रिसर्च आया है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा रिसर्च है
और इस पे जो काम हो रहा है, इस काम से मतलब कि मैक्सिमम बीमारियों का इलाज संभव कर देगा वो, है ना, क्योंकि ये इम्यूनिटी पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? शरीर के रोग क्षमता पर काम कर रहा है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी बढ़ जाए, इम्यूनिटी अगर आपकी बहुत अच्छी हो जाए, तो कोरोना तो आपको कुछ कर ही नहीं पाएगा। सही बात है, कैंसर आपको होगा ही नहीं। अभी टाइप 1 डायबिटीज वाले की हालत खराब रहती है, जो कुछ का बीटा सेल डाउन रहता है, वो इंसुलिन बनता ही नहीं है। इसके पास तो बहुत ही परेशानी है बेचारे का, तो पर वो खत्म, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुमको एक बार खाली इलाज कर देंगे, उसके बाद तुम एकदम ठीक ठाक, डायबिटीज वाइबिटीज कुछ रहेगा ही नहीं। कैंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई ठीक हो, इलाज हो जाए। तो ये चार चीज क्या साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये चारों चीज, क्या एक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं यहाँ से पीटी में आने का? करते ही, क्योंकि चारों चीज जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा काम है। चलिए हम लोग सीधे आंसर पर देखते हैं। यहां पर क्या है भाई? द डार्क फैक्ट्री रिप्रेजेंट द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री 4। इसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्री 4, इंडस्ट्रियल का फोर्थ रिवॉल्यूशन। थर्ड में क्या है? एआई वगैरह आया। क्या आया? एआई आया। और उसके पहले क्या हुआ? थोड़ा मशीन का ऑटोमेशन हो गया। उसके पहले क्या हुआ? थोड़ा स्टीम इंजन वगैरह आ गया, है ना। तो ये थोड़ा ये लेवल 4 की बात कर रहा है। और इंडस्ट्री 5, द डार्क फैक्ट्री मतलब क्या है? इंडस्ट्री 4 है जिसमें कोई आदमी की जरूरत नहीं है। और इंडस्ट्री 5 उसमें बोलता है कि स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ाने की जरूरत है। किसको जरूरत है? स्किल्ड वर्कफोर्स। तो इस कंसेप्ट को इंडस्ट्री 4 और इंडस्ट्री 5 को हमको समझाइए, ये बोल रहा है यूपीएससी। और इसमें क्या एथिकल चैलेंज है, मोरलिटी के आधार पे क्या इसको आप समझते हैं? इसको आप हमको बताइए कि आप क्या चाहिएगा, डार्क फैक्ट्री चाहिएगा कि इंडस्ट्री 5 चाहिएगा? क्लियर है ना? आंसर है ए डार्क फैक्ट्री ऑल्सो कॉल्ड ए लाइट्स आउट फैक्ट्री। लाइट की जरूरतें नहीं पड़ेगी, मशीन काम कर रहा है तो लाइट क्या जलेगा, है कि नहीं? इज ए हाईली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एकदम सब ऑटोमेटिक हो गया, हाईली मोटिवेटेड, आदमी जरूरत ही नहीं है। इन विच प्रोडक्शन इज कैरिड आउट लार्जली बाई रोबोट्स। इसमें कौन काम करेगा? रोबोट काम करेगा, आदमी की जरूरत नहीं। रोबोट थोड़ी खाना मांगने आएगा, नहीं आएगा मांगने का। रोबोट पानी पीना चाहेगा? कोई जरूरत ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर और इंटरकनेक्टेड मशीन्स विथ मिनिमल और नो कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस। तो करीब न के बराबर आदमी की जरूरत होगी, चाहे आदमी की जरूरत होगी ही नहीं। क्लियर है? सिंस मशीन डू नॉट रिक्वायर लाइटिंग, मशीन को तो रोशनी नहीं चाहिए, वो तो अपना काम करता रहेगा। हीटिंग और अदर ह्यूमन रिलेटेड कंडीशंस, सच फैक्ट्रीज कैन ऑपरेट राउंड द क्लॉक। अब उसको 8 घंटा का शिफ्ट में काम करना होगा, तो 24 घंटा काम करता रहेगा, क्या है कि नहीं? दे रिप्रेजेंट द एडवांस्ड स्टेज ऑफ इंडस्ट्री 4। इसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्री 4। अभी जो इंडस्ट्री है जिसमें हाफ ऑटोमेशन है, हाफ मैन पावर है, एआई बेस्ड है, मशीन लर्निंग है, थोड़ा बहुत रोबोट्स भी है, लेकिन ज्यादातर हमारा ह्यूमन्स है। तो ये जो है, इसको जो मिनिमम जब हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा, इसको कहेंगे इंडस्ट्री 4। कैरेक्टराइज्ड बाय साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कुछ इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, एआई होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग होगा और ऑटोनोमस रोबोटिक्स होगा। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पीटी में क्वेश्चन ऐसा आएगा, निकाल लोगे। डार्क फैक्ट्री बहुत एडवांटेज भी देता है। दे कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रिसीजन एंड कंसिस्टेंसी, रिड्यूस वर्क प्लेस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनेबल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। ऑटोमेशन कैन ऑल्सो इंप्रूव रिसोर्स इफिशियंसी, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जानते हैं रोबोट को इतना शिफ्ट के बाद उसको मेंटेनेंस करना है। सप्लाई चेन रेजिलियंस,
कोई दिक्कत ही नहीं है। For countries such as India, advanced manufacturing can strengthen competitiveness in electronics, automobiles, pharmaceutical, defense production. इसमें हो सकता है। अब पता लगा कि सुजुकी कंपनी इंडिया में है, वो पूरा कार मारुति कार निकाल दिया बिना आदमी के सपोर्ट के, निकल गया, पूरा असेंबली होकर बाहर खड़ा हो गया। ऐसा हो सकता है। तो डार्क फैक्ट्री को यहाँ पर थोड़ा अगर बढ़ा के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। कहाँ गया? यहाँ पर दे रहा है फुल्ली ऑटोमेटेड लो वेट। इसी चीज को आपको दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा एक पिक्चर बनाने की कोशिश किया गया आपके समझने के लिए। ये पिक्चर आपको एग्जाम में ड्रा नहीं करना है, जस्ट आपके समझने के लिए कि कैसे ये मशीन वर्जन में काम करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे सेंसर में काम करेगा, इस तरीके से प्रोडक्शन होगा। मान लिया कि जूता बनाने की कंपनी है, यहाँ पर आराम से एक इतने बड़े रूम में 1 लाख जूता बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह से जुड़ जाएगा, एआई से जुड़ जाएगा। हाउएवर एक्सटेंसिव ऑटोमेशन में सीरियस कंसर्न तो एम्प्लॉयमेंट का है ही। रूटीन और रिपीटेटिव जॉब्स पर्टिकुलरली इन असेंबली लाइन्स, वेयर हाउसिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मशीन बना रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। लो स्किल्ड वर्कर्स, खासकर बेचारे लोग को जो नौकरी वोकरी मिली वो भी खत्म हो जाएगा। न्यू जॉब्स रोबोटिक्स का आ जाएगा, एआई का आ जाएगा, डाटा एनालिटिक्स का आ जाएगा, मेंटेनेंस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये सब कुछ नए तरह के हाई स्किल्ड जॉब इन्वॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हाई स्किल्ड जॉब इन्वॉल्व करेंगे। अब बताओ हम तैयार हैं क्या? ये हाई स्किल्ड जॉब के लिए इंडिया तैयार है? नहीं तैयार। आप लोग 15 साल तक स्कूल में पढ़े हो, आपको बोला गया कि घर का लाइट चला गया है, थोड़ा सा उसका पूरा देख लो, मीटर में प्रॉब्लम है कि फ्यूज गया है कि क्या हुआ है, जरा देख के ठीक कर लो। आपके घर में एसी चल रहा है, जरा एसी खोल के बना लो। आप तैयार हो? नहीं। आपका पानी बाथरूम का चोक हो गया, आप तैयार हो? नहीं। गलत है कि नहीं है? आपके साथ ठगा गया है कि नहीं ठगा गया है? आपके साथ गलत एजुकेशन दिया गया है कि नहीं? आपके एजुकेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी काम के नहीं हो। आपको सरकार बोलती है कि अगर तुम बीए करने के बाद 3 साल तक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको एम्प्लॉयड मानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हम मानते ही नहीं आपको। क्योंकि तैयारी, परीक्षा की तैयारी करना कोई एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं है। आप में स्किल है ही नहीं। आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी तो आपको गैराज में जाना पड़ता है, आप तैयारी नहीं हो इसको बनाने के लिए, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ पढ़ाई नहीं किया है, तो गलत है कि नहीं है? तो हमें जरूरत क्या है कि स्किल जो आने वाला है, चाइना कर रहा है, स्किल जो आने वाला है, एआई का काम, रोबोटिक्स का काम, आपका ह्यूमन मशीन इंटरनेट का इंटरफेस का काम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब काम आपको सिखाना पड़ेगा 8वां क्लास से या पहले ही, बचपन से ही। क्या करना होगा कि नहीं? आपके स्कूल में रोबोटिक का लैब होना चाहिए, आपके स्कूल में एआई का लैब होना चाहिए, और आपको इसके हिसाब से तैयारी करानी पड़ेगी। ये सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी जो कस्तूरी रंगम कमेटी रिपोर्ट है उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इधर भी घूम सकता है। यूपीएससी क्या करता है, उसी क्वेश्चंस को यहां पूछेगा, वहां पूछेगा, वहां पूछेगा। आपका डोमेन देख के आपको इसके हिसाब से आंसर्स में चेंज लाने पड़ते हैं। तो इंडस्ट्री 5 क्या हुआ भाई? ये जो प्रॉब्लम है स्किल मिसमैच का, अब उसको ठीक करने की जरूरत है। कि इसमें जो है लिमिटेशंस जो है कि भाई रोबोटिक पर काम करने वाला आदमी ज़्यादा रहेगा, कि फ्यूचर में तो कोई कैपिटलिस्ट चाहेगा ही
कि भाई हम डार्क फैक्ट्री की ओर भागे, क्योंकि उसको आदमी के नखरे नहीं सहने हैं, उसके आदमी का स्ट्राइक नहीं सुनना है। आदमी खड़ा हो गया, स्लो वर्क कर दिया, बोला सुबह से शाम तक काम ही नहीं निकाल के दे रहा है, उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना पड़ रहा है, नहीं तो काम का स्पीड कम कर देगा। करते ही हैं। आप घर में कारपेंटर बुलाओ, ठेका पे काम दो, तो आपका हाथ बड़ा तेजी से चलता है। एक दिन में ये पोडियम जो सामने जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, एक दिन क्या 3 घंटा में बना देगा। जरा मैन पावर में बुलाओ इसको, वो देखो कि 3 घंटा में बन गया ये, वो 3 दिन में नहीं बनाएगा इसको, तीसरा दिन भी इसका पोडियम खत्म नहीं तैयार रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो ये जो प्रॉब्लम को तो दूर करने के लिए आदमी क्या चाहेगा कि भाई डार्क फैक्ट्री बनाओ ताकि प्रॉब्लम ही नहीं हो। तो अभी हमको क्या करना होगा, इंडस्ट्री 5 में के हिसाब से हमको बढ़ना पड़ेगा कि भाई ह्यूमन सेंट्रिक थोड़ा कर किया जाए, सस्टेनेबल रेजिलिएंट किया जाए, लोगों को जो है रोबोटिक्स का आइडिया दिया जाए, एआई में काम कराया जाए, टेलीकम्युनिकेशन में काम किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर काम किया जाए, मशीन लर्निंग पे काम किया जाए, मैकेट्रॉनिक्स पे काम किया जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये कंडीशन में एल्गोरिथमिक सर्वेलांस करना है वर्कर्स का, ताकि वर्कर्स जो है वो काम करे, किसी को भी ये न लगे कि भाई वर्कर को हटा के हम ऑटोमेशन ले आए। वर्कर के माइंड में माइंडसेट तैयार करना होगा। जापान में डार्क फैक्ट्री नहीं आ पाएगी, क्योंकि जापान के लोग जब जाते हैं तो काम करते हैं, तो काम करते हैं, चाहे उनको कोई देखने वाला हो या देखने वाला नहीं हो, उनका अपना टारगेट पूरा करते हैं। उनको बहुत खराब लगता है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, टाल मटोल का क्वालिटी के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड नहीं मीट करेगा और थोड़ा इम्प्रूवमेंट पहले से नहीं होगा, तो जापान के लोगों को रात को नींद नहीं आती है। ये कल्चर ऐसा नहीं था कि शुरू से ही था, एक कल्चर डेवलप किया है। जापानीज में कल्चर डेवलप हुआ 1935 के आसपास में। तो किसी भी देश में कल्चर डेवलप किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। डाटा प्राइवेसी अब आपको समझ में आ गए होगा कि ये डार्क फैक्ट्री क्या है और इसका क्या आंसर है। आप इसको लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, हीलियम जो है ये सबसे हल्का कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। उसके बाद कौन सा है? हीलियम। इनर्ट है। तो हीलियम इज ए फिनाइट एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। एक नेचुरल है, हीलियम का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये क्या है? नेचुरल है। कहाँ से निकलता है? तो रॉक से निकलता है। रॉक से, चाहे पानी जहाँ से स्रोत से निकलता है, जमीन के अंदर से, उसमें से हीलियम निकल जाता है। लेकिन इंडिया में हम उसको टैप नहीं कर पा रहे। हम 100% हीलियम बाहर से मंगवाते हैं, 100%। सबसे बड़ा हीलियम प्रोड्यूसर जो है वो आपका यूएसए है या चाइना है। हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ एडवांसमेंट है, हमको सुपर कंडक्टर चाहिए। सुपर कंडक्टर मतलब रेसिस्टेंस फ्री, हमको मैकेनिकल, जैसे एमआरआई तो देख ही रहे हो ना। एमआरआई में हीलियम का उसमें रखा जाता है और एक बार उसको चार्ज कर दिया जाता है तो हीलियम जो है अपना घूमता रहता है। अब -268 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलता रहता है और वो मेंटेन रहता है उसमें, और उसको हमेशा ठंडा रखने की जरूरत होती है बस, क्योंकि उतना ही पर रह सकेगा वो -268 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और उसके कारण जो है वो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो अर्थ के कोर मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है एमआरआई का मशीन। इसलिए ना आप लोग का पूरा इमेजिंग कर देता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है ना। तो एमआरआई जो होता है उसमें हीलियम रहता है। प्लेन का जो टायर है उसमें हीलियम डाला जाता है, और वो हीलियम जो है, प्लेन के एक टायर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, करीब 50-50 लाख का टायर होता है, उसमें ये हीलियम डाला जाता है, बहुत महंगा है। अगर एक बार एमआरआई मशीन से हीलियम का लीक हो गया तो आपको 30 लाख से 35 लाख रुपए लगेगा खाली हीलियम
भरवाने में, तो सोचो कितना महंगा है, 30 या 35 लाख रुपया। क्लियर है ना? तो इसका सिग्निफिकेंस हेल्थ केयर से लेकर स्पेस के फील्ड में, स्पेस क्राफ्ट में भी हीलियम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता है ठंडा में काम करने वाले। जहां भी क्रायोजेनिक होगा, क्रायोजेनिक का मतलब ठंडा, क्रायो, जैसे -268 डिग्री सेंटीग्रेड क्रायोजेनिक, तो हीलियम का इस्तेमाल होगा। तो इसका मेजर सोर्स एप्लीकेशन, इसके बारे में बात करें तो यही इजी है, एक बार समझ लोगे तो बहुत आसान है। हीलियम क्या है? कलरलेस है, इनर्ट गैस है। नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन, यही ना पढ़ते हम लोग। तो ये लोग इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन, यही इनर्ट है, जो 18वां टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18वां पार्ट में आता है। एक्सट्रीमली लाइट है, नोबल गैस है, नोबल गैस माने इनर्ट गैस। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एमॉन्ग एलिमेंट्स, लोएस्ट क्या वर्ड है? लोएस्ट, सबसे कम। इट इज रिगार्डेड एज स्टैटिस्टिकली इंपॉर्टेंट इफेक्टिव नॉन रिन्यूएबल टेरेस्ट्रियल सोर्सेज। रॉक से निकलता है, टेरेस्ट्रियल सोर्सेज है, कहां से निकलता है? रॉक से। बिकॉज वंस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ये कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में आएगा, हल्का है, कहां चला जाएगा? एकदम ऊपर। कमर्शियल हीलियम ऑब्टेन किया जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल गैस प्रोडक्शन। ये कैसे निकलता है? CH4, जो मीथेन या CNG गैस जो निकलता है रॉक से, उसके साथ थोड़ा सा निकलता है, और इसी को कैप्चर करते हैं लोग। हीलियम एक्यूमुलेटेड अंडरग्राउंड थ्रू रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम एंड थोरियम। रेडियो एक्टिव डिके होता है यूरेनियम और थोरियम का, तो उससे निकलता है अल्फा पार्टिकल। क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल। यही अल्फा पार्टिकल को कहते हैं हम लोग हीलियम। इसको क्या कहते हैं? हीलियम। किससे निकलता है? यूरेनियम, थोरियम, इसका रेडियो एक्टिव डिले, उससे जो अल्फा निकलता है वही हीलियम है। मेजर प्रोडक्शन कैपेसिटी कॉन्सेंट्रेटेड फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिमम देता है, 42% तो यहीं पर है। कतार 30% है यहाँ पर। अल्जीरिया, रशिया, रशिया अपना सोर्स बताता नहीं है, लेकिन चाइना के पास भी काफी है। भारत को हीलियम की जरूरत तो पड़ेगी, इतना MRI मशीन चल रहा है, हम जो है सो गगनयान चालू करने वाले हैं, स्पेस में काम कर रहे हैं, क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत है। क्वांटम कंप्यूटर में 20,000 करोड़ लगाने वाले हैं, इस सब में हीलियम चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर से 20,000 गुना जब तेजी से कैलकुलेशन करता है, तो उसमें हीलियम चाहिए। तो 4 जगह तो दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है ना कि MRI में, हेल्थ केयर के कॉन्टेक्स्ट में, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो इस सब में आपको दिख रहा है हीलियम का। तो व्हाट इज हीलियम? यहां पर लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा फिर से। की प्रॉपर्टीज -268.9, तो 269 कर लो, कितना? 268.9, इतना डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, सोच लो। वेरी लो डेंसिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करता है हीलियम में? क्या है? अल्फा है, जैसे ही जाता है ये इलेक्ट्रॉन को इनर्ट कर देता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी, तो एक बार चार्ज हो गया तो अब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, वही इलेक्ट्रिसिटी उसको जिंदगी भर जब तक धरती रहेगी चलाता रहेगा। तो MRI एक बार चार्ज हो गया, हीलियम को खाली ठंडा रखना है, MRI में कोई बिजली नहीं लगेगी, तभी इतना ज्यादा वो काम करता है। उसका मैग्नेटिक जो यूनिट है उसको कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं? टेस्ला, याद रखिएगा, BPSC UPSC में यही क्या पूछता है। इनर्ट नॉन रिएक्टिव है, एक्सीलेंट लीक डिटेक्शन। हाँ, MRI मशीन ठीक है, दिख लिया। साइंटिफिक रिसर्च, क्रायोजेनिक, स्पेस एक्सप्लोरेशन, हाँ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में बनता है एक वेफर। क्या बनता है? वेफर, जो वेफर बनता है पतला पतला, चिप्स बनता है, उसमें हीलियम लगता है। सेमीकंडक्टर, वेल्डिंग, जो बहुत माइन्यूट प्रेसिजन वेल्डिंग में लगेगा इसको। वेदर बैलून्स, बैलून में जो है, या
प्लेन के टायर में, फिर आपका फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम में, कम्युनिकेशन में, डीप सी डाइविंग में, इस सब में आपको हीलियम की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको एप्लीकेशंस तो देख लीजिएगा। हीलियम क्रूशियल क्यों है समझ ही जा रहे हो कि मेडिसिन के फील्ड में, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी रिसर्च, और आपका यूनाइटेड लिमिटेड नेचुरल रिजर्व है, सप्लाई कंसंट्रेशन फ्यू कंट्रीज, राइजिंग ग्लोबल डिमांड, और फ्यूचर ऑफ हीलियम, फ्यूचर मोर स्पेस मिशंस, एनर्जी, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्टेनेबल यूज, ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये आपको करीब करीब हीलियम के बारे में समझ में आ ही गया है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बता ही दिए आपको, नेशनल क्वांटम मिशन, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर, इसरो वगैरह मिशंस, क्लोज लूप हमको जो है यहाँ पर दे रहा है कि इनकरेजिंगली इंडिया हैज डेवलप्ड इंडिजिनस क्रायोजेनिक कैपेबिलिटीज। 2026 में बोला है कि हमको डेवलपमेंट के लिए 2000 लीटर पर डे हीलियम चाहिए। कितना चाहिए? 2000 लीटर। रेफ्रिजरेशन कम लिक्विफायर, हीलियम पर अगर रिसर्च किया जाए तो एसी में कोई बिजली खर्चा नहीं होगा। क्या है, अगर हमारे पास हीलियम अपना हो जाए तो हमको एसी में कोई बिजली खर्च नहीं, मुफ्त में बिजली आपको ठंडा होता रहेगा, घर में कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। ठीक है, ये तो कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। अब है भाई आलू को कैसे अच्छा बनाया जाए। नहीं तो ये फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग, इससे क्वेश्चन है। क्या है? अब एक चीज समझिए कि फोर्टिफिकेशन है क्या, ये कंसेप्ट में समझिए। जैसे आप लोग के घर में नॉर्मली बोलते हैं ना, तांबा के बर्तन में रात को पानी रखो सुबह पीना, बोलते हैं ना, कहते हैं ना भाई, तांबा के बर्तन में। तो क्या है, तांबा का कॉपर एलिमेंट थोड़ा पानी में चला जाता है, हल्का सा, बहुत कम जाता है, न के बराबर, और वो पानी फोर्टिफाइड हो गया। अब वो फोर्टिफाइड पानी माने उसमें तांबा का एलिमेंट गया, वो पानी हम पीते हैं तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं रहता है ठीक ठाक। यही सब क्लियर हो गया ना। तो फोर्टिफिकेशन क्या कहते हैं, लोग जाते हैं नदी में तांबा का सिक्का डाल देते हैं कि भाई चलो नदी का पानी अच्छा रहेगा, रिलीजियस है क्योंकि फोर्टिफाइड हो गया। समझ गए बात को ना। सिमिलर वे में आपको नमक है, नमक में थोड़ा आयोडीन डालते हैं और 1 केजी नमक में 150 माइक्रोग्राम डालते हैं। 150 माइक्रोग्राम कितना हुआ है? माइक्रोग्राम। 1 केजी तो समझ ही रहे हो, 1 केजी माने 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में कितना माइक्रोग्राम होगा? तो 10 टू द पावर 6, नहीं यही ना होगा, माइक्रो माने 10 टू द पावर 6। 1000 का भी 1000 गुना ज्यादा है, और गुने 150, तो समझ रहे हो ना कि कितना कम रहता है। उसी के कारण उतना ही से फोर्टिफाइड हो गया नमक, तो हमको आयोडीन डिफिशियंसी नहीं होती है। समझ? तो ये आपको समझना है कि ये क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ पोटैटोज, सीरियल्स। अभी क्या हो रहा है कि जो अनाज है, चावल जाता है मिड डे मील में बच्चों का, उसमें हम लोग विटामिन B12, B9, B4, थोड़ा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन पी हम लोग डाल देते थोड़ा थोड़ा, ताकि जो है वो चावल में के साथ वो बनेगा तो बच्चा खाएगा तो उसको विटामिन डिफिशियंसी नहीं होगी। नहीं तो क्या है, इंडिया में लड़कियों को बाद में खाना, लड़का पहले खाएगा। लड़कियां गांव में खासकर नॉर्मली ऐसा ही होता है, और लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन भी शुरू हो जाता है अर्ली आजकल, तो बेचारी का ब्लड लॉस होता है तो एनीमिया हो जाता है। बाकी पुरुष का 12 होगा तो लड़कियों का 9.5 रहेगा, वैसे भी उनका कम ही रहता है। तो एनीमिया हो गया मतलब कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का जो है वो कम होगा, तो सुस्त रहेंगी ना लड़कियां, डल रहेंगी। तो अगर इस तरह का फोर्टिफाइड उनको राइस खिलाया जाएगा तो उनका जो है ज्यादा आयरन जो है बॉडी ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। कितना करेगा? आयरन ऑब्जर्व करेगा। जब आयरन ऑब्जर्व करेगा
तो एनीमिया नहीं होगा। सही है। अदर फूड क्रॉप्स एंशिएंट टाइम से शुरू है। हम क्या बताएं, तांबा का बर्तन में पानी पीना एंशिएंट टाइम से ही है। एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग टू मॉडर्न फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन, जीनोम एडिटिंग, इस सब के कॉन्टेक्स्ट में हमको ट्रेस कीजिए और बताइए कि कैसे ये हमारा जो हिडन हंगर है। हिडन हंगर क्या है भाई? व्हाट इज हिडन हंगर? हिडन हंगर क्या है? हाँ, वो हिडन हंगर हुआ। मतलब कि कहने का अर्थ है कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट रहता है। इसका टेस्ट ये करेंगे कि आपका हमने ब्लड का टेस्टिंग किया। अब ब्लड का टेस्टिंग करके हम देखें कि B12 कितना है, D3 कितना है, B4 कितना है ब्लड में। वो सब जो हम ट्रेस एलिमेंट्स जो मिनिमम जो विटामिन वाले हैं, मिनरल्स वाले हैं, वो आपका अगर नहीं है तो हम लोग कहेंगे हिडन हंगर। क्या आप दिखने में ठीक ठाक लग रहे हो, खाते पीते घर के हो, माता पिता के पास गाड़ी घोड़ा सब है, आपको घर में खाने का दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप क्या खा रहे हो? हाँ, आप चिप्स खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो? मैगी, आप बर्गर, पास्ता, और आपको कम से कम 150 ग्राम हाफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स चाहिए मिनिमम दिन भर में। आपको कम से कम 200 ग्राम दूध चाहिए। वो आप या तो नहीं ले रहे हो या आपके घर में नहीं दिया जा रहा है। क्लियर है ना? आपको कुछ फ्रूट्स जो है बदल बदल के थोड़ा चाहिए, है कि नहीं? कुछ सलाड्स चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ प्रोटीन, सोयाबीन या चिकन या अंडा आपको चाहिए, ताकि आपको सब डिफिशियंसी पूरा होने लायक खाना मिलना चाहिए। तो ये नहीं है तो धनी होने से हिडन हंगर का रिलेशन है। धनी आदमी के घर में हिडन हंगर ज्यादा होता है। क्लियर है ना? गरीब आदमी तो बाहर में धूप में बैठ जाता है, तभी विटामिन D3 आ जाता है कि नहीं? वो बाहर में जाएगा, कहीं कुछ कुछ तोड़ तोड़ के खा वो लेगा, खीरा ककड़ी ऐसे करके, थोड़ा मक्का का भुट्टा उट्टा कहीं बाहर से ले उके, कुछ घास उस भी खा लेगा, तो इसका हिडन हंगर खत्म हो जाएगा। लेकिन धनी आदमी के घर में हिडन हंगर ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? अब तो हिडन हंगर जरूरी नहीं है कि गरीबों के हो, हिडन हंगर धनी लोग का यहाँ भी हो सकता है। कहानी समझ में आ गई है? तो क्रॉप इंप्रूवमेंट तो शुरू से ही करते रहे हम लोग, जेनेटिक एडिटिंग करते रहे, शुरू से करें। हम लोग क्या करते हैं भाई, खाने की क्वालिटी को सुधारने के लिए इसके साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग किए, अच्छा क्वालिटी का सामान आना चाहिए। अब धीरे धीरे होते होते हम लोग, अर्ली फार्मर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करता था, ग्रेन को बढ़ाता था, कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन करता था, हाइब्रिडाइज, ताकि अच्छी क्वालिटी का प्लांट हो। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग करते थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी ले आए। ये सब कहानी है। अब हमारा फोकस है कि कैलोरीज और यील्ड दोनों के बीच में रिलेशन डालने का। और हम लोग यहाँ पर देखें 3 कॉन्सेप्ट, इसको आप पढ़िएगा। फोर्टिफिकेशन क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, जीनोम एडिटिंग क्या है। देखो, तो ये जो है आपको जो यहाँ पर व्हाट इज फोर्टिफिकेशन, देख लो, फोन देख लो। क्या फोर्टिफिकेशन मतलब एडिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे आटा आता मार्केट में, बोलता है इसमें फोर्टिफाइड है, ADE डाला हुआ है, विटामिन डाला हुआ है, फोर्टिफाइड हो गया। एग्जाम्पल्स, दूध आता है अमूल का, बोलता है कि फोर्टिफाइड है, इसमें ये भी चीज डाला हुआ है। आयोडाइज साल्ट है। ये आपका मक्का आता है, मान लिया, ये कैसे काम करता है? तो ये आपका ऐड करते हैं तो हमारा जो है पैकेजिंग के टाइम में कुल मिला जुला के हमको मिलता है कि डज नॉट इंक्रीज न्यूट्रिएंट। जरूरी नहीं है कि ये फोर्टिफिकेशन जो है हमेशा हमको न्यूट्रिएंट गोल दे ही। बायोफोर्टिफिकेशन, इसमें इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ क्रॉप्स थ्रू नेचुरल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग करके हम करते हैं। जैसे कि मिलेट्स है, मिलेट्स को हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, आपस में ब्रीडिंग करा के सुपर फूड बना रहे हैं, है कि नहीं? क्या कर रहे हैं? सुपर फूड बना रहे हैं। केला में
हम लोग आपस में ब्रीडिंग करके केला में सुपर क्रॉप बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा सेव में हो रहा है। तो यहाँ पर जो बायोफोर्टिफिकेशन है, डेवलपिंग क्रॉप वेराइटीज दैट नेचुरली कंटेन हायर लेवल्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये हो गया बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये इसके बेनिफिट है। तीसरा तरीका क्या है, जीनोम एडिटिंग करने का। कुछ जीन्स में हम काम करें, उसमें क्या करना होगा, क्रिस्पर CS9 से काटना पड़ेगा और काट के उसके बीच में हमको वो वाला एलिमेंट डालना होगा जिससे कि D3, B12, B9 वगैरह चीज़ें उसमें मिल जाए। तो ये आपका भुट्टा में हो सकता है, टमाटर में हो सकता है। ये क्रिस्पर CS9 के टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये आपको समझ में तो करीब करीब आ ही जाएगा। तो क्रिस्पर CS जो है यहाँ पर ये वाला समझ, जैसे जिंक रिच व्हीट कर रहे हैं, पर्ल मिलेट हम कर रहे हैं, हिडन हंगर तो समझ ही गए। अब आपको लास्ट है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो किया गया, इसको थोड़ा समझना होगा। ये थोड़ा सा अंदर के घुसा हुआ चीज है। बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनिटी, इन सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो दिया गया है। नाम याद कर लीजिएगा, मैरी बर्न को। तो मैरी बर्न क्रो याद रखिएगा, क्रो में से आर हटा दीजिए तो बर्न को, तो क्रो नहीं है, को है ना। मैरी बर्न को, रामस्टेल है और साइमन सकागुची। सकागुची तो याद रहेगा आपको, 3 आदमी का नाम याद रखिएगा। डिस्कवर किया पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। क्या वर्ड है, पेरिफेरल, मतलब इम्यूनिटी जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर से नहीं, बाहर से आपको मिल जाता है, स्किन से ही हो जाता है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ भी रहता है हम लोग। स्किन का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन भी बहुत हद तक सिलेक्टिव बैरियर है, वो भी आपको बीमारी से रोकता है। has transformed our understanding how the immune system is kept under control. Explain the role of regulatory T cell. क्या है, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या है, Treg। क्या वर्ड है, Treg, रेगुलेटरी T cells and FOXP3 genes। क्या बात है बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा, FOXP3 genes। ये जीन अगर होगा तो रेगुलेटरी Treg ज़्यादा होगा, और ये Treg अगर ज़्यादा होगा तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होगी। यही मेन इसका कहानी है। क्या बात समझे कि FOXP3 जीन जिसमें है उसके बॉडी में Treg ज़्यादा होगा, और Treg ज़्यादा होगा तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। तो कहने का अर्थ है कि हमने कौन सा आइडेंटिफाई किया, FOXP3 जीन को, और हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि Treg अगर है, रेगुलेटरी T जीन्स है, तो ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। यही कहानी है। और रेगुलेटरी T सेल्स होता कहाँ है, तो WBC में होता है। WBC क्या है, ब्लड का एक पार्ट है। ठीक, तो ये अगर करने हो जाए हमारे पास, तो हमारे बॉडी का जो कभी कभी होता है, किसी किसी आदमी में आर्थराइटिस होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी का टाइप 1 डायबिटीज, किसी को कैंसर है, तो इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी का जो T सेल्स है वो अपने ही बॉडी को डैमेज करने लगता है ना। क्या करता है, अपने ही बॉडी को डैमेज करने लगता है। तो ये वाले के कंडीशन में क्या मिसिंग होता है, Treg। यही रिसर्च किया सकागुची ने। Treg अगर है तो वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, Treg अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। तो कंट्रीब्यूशन को आप एग्जामिन कीजिए और बोलिए कि ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि हम बताएं आपको, रिमेटॉइड हो गया, टाइप 1 डायबिटीज हो गया, इसमें कैसे काम करेगा। तो ये चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या क्या वर्ड, कि इम्यून कैसे होता है, सेंट्रल इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो अंदर में है उसे सेंट्रल इम्यूनिटी हो गया, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस कैसे होता है, साइमन सकागुची का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, रेगुलेटरी T सेल्स या Treg सेल्स का, मैरी बर्न को और फ्रेड रामस्टेल ने
FOXP3 जोन्स को कैसे खोजा, इस रिलेशन को FOXP3 और टी रेग सेल्स को, ये जो डिसऑर्डर जो होता है उसको कहते हैं आईपेक्स सिंड्रोम। ये अगर प्रॉब्लम हो गया तो आपको बीमारी में प्रॉब्लम होगा, तो इसको कहते हैं, इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, आईपेक्स सिंड्रोम। पूछ देगा यूपीएससी वगैरह में, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज आईपेक्स सिंड्रोम। आईपेक्स सिंड्रोम मतलब FOXP3 जीन और टी रेग सेल के बीच में इम्बैलेंस डेवलप हो गया। टी रेग जो है इनहैंसमेंट ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब कंसेप्ट के साथ हम इसको आंसर लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा। आंसर वही होगा कि 2025 का नोबेल प्राइज किसको मिला भाई, तो मैरी बर्नको को मिला, फ्रेड रामस्टेल को मिला, साइमन सकागुची को लिखा, फॉर द डिस्कवरी इन द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। वर्क एक्सप्लेन्ड हाउ द इम्यून सिस्टम प्रिवेंट पोटेंशियली डेंजरस इम्यून सेल्स बाय अटैकिंग बॉडी ओन सिस्टम, कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी को डैमेज करने लगे। तो ये जो ऑटो इम्यून का मतलब यही होता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि हमारी सेना हम ही को गोली मारने लगे, हमारा बॉडीगार्ड हम ही को गोली मार दे। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज में होता है, ये होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस में होता है, कैंसर में होता है, ऐसा ही होता है। तो ये फाउंडेशन जो है ये काम किया। ये नोबेल प्राइज का यही चीज जो तीनों आदमी ने किया, तीनों का फोटो भी दिया हुआ है, इसको जो है सो आप पढ़ लीजिएगा। इम्यून टॉलरेंस का मतलब क्या है, इम्यून टॉलरेंस इज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड हार्मलेस एंटीजेंस। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन माने दुर्जन, बाहर का जो एंटीजन आता है आप पर अटैक करने, उसको कहते हैं एंटीजेंस। और हमारे बॉडी से जो जाता है लड़ने के लिए, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। हाँ, ये पढ़े भी आप। सेंट्रल टॉलरेंस ये कहाँ से होता है, सेंट्रल टॉलरेंस मेनली होता है हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड चेस्ट के आसपास में यहाँ होता है थाइमस ग्लैंड। यह होता है सेंट्रल टॉलरेंस हमारा डेवलप होता है जो बोन्स है, बोन्स के बीच में बोन मैरो में, बोन के अंदर में क्या होता है, बोन मैरो उसमें होता है, बोन के अंदर में नहीं होता, जब बोन मैरो होता है खाली जगह में होता है, उससे होता है। तो ये होता है सेंट्रल टॉलरेंस। इसमें प्रॉब्लम्स तो आ जाते हैं, लेकिन जब FOXP3 जीन्स है ये हमको टी सेल्स बनाता है दो तरह का, एक CD4 बनाता है और एक FOXP3 बनाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में डिसबैलेंस हो जाता है तो इसको कहते हैं आईपेक्स सिंड्रोम। अगर नहीं होता है तो हमारा जो है ये अगर है तो हमको डायबिटीज यहाँ लिखा होगा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस लिखा होगा, इन सबों में हमको बीमारी में फायदा मिल जाता है। ये चार्ट यही बता रहा है। तो अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इम्यून टॉलरेंस इज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स। इम्यून टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो टी रेग सेल्स है या बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो डिस्टिंग्विश करता है कि कौन बाहर से आया है एंटीजन से, हार्मफुल है बाहर वाला है, एंटीजन माने दुर्जन है, और कौन हमारा अपना है सेल्फ है, हमारे बॉडी है। सेंट्रल टॉलरेंस नॉर्मली कहाँ होता है, तो ये होता है थाइमस में। थाइमस एक ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड यहाँ है, थाइमस ग्लैंड यहाँ है। वेयर द सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये क्या होता है सेंट्रल टॉलरेंस में, वैसे टी सेल्स जो दुश्मन होने की कैपेसिटी रखता है उसको उसी समय खत्म कर देता है। थाइमस क्या करता है, वैसा टी सेल्स आप ही के बॉडी में डेवलप हो रहा है, लेकिन वो जो आपको हार्म कर सकता है उसको पहले ही पहचानता है, उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। थाइमस समझ गए, उसको हिंदी में कहते हैं तिल्ली। क्या कहते हैं, तिल्ली। तो however this process is incomplete, some self-reactive cells escape the blood stream। कुछ ऐसे सेल्स ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। Peripheral immune tolerance controls the cells outside the thymus। कभी कभी थाइमस कंट्रोल नहीं कर पाया तो हमारे बॉडी में सेल्स में, मेम्ब्रेन में ऐसे सिस्टम होते हैं जो इसको वहां खत्म करता है। यहाँ से बच गए, यहाँ पर मारेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे ही दुश्मन, हमारे आस्तीन के सांप तुम
नहीं रह सकते, तुमको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में हम ही को परेशान करोगे तो मार देंगे। कौन करता है? सेरेब्रल पेरिफेरल सिस्टम। तो आफ्टर मेजर कंपोनेंट द पेरिफेरल डिफेंस इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी टी सेल्स। इसका क्या नाम है? रेगुलेटरी टी सेल्स, which suppresses excessive activation of other immune cells and maintains immunological balance। तो ये क्या करता है? रेगुलेटरी टी सेल्स है, वो क्या है? कैप्टन है। वो कैप्टन पहचानता है कि ये टी सेल दगाबाजी कर सकता है, तो इसको वहीं पर खत्म करेगा, ठीक है। तो वैसे कोई रहने देगा जो आपके लिए ठीक है, जो तो सही बात है, अच्छी बात है। इस चीज को सकागुची ने क्लियर किया, चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया होगा? थाइमस को हटाया होगा, थाइमस को हटा के देखा होगा कि किस किस में जो है वो टी सेल्स काम कर रहा है, रेगुलेटरी टी सेल्स किस में नहीं कर रहा है, क्लियर है ना। फिर टी सेल्स को आइडेंटिफाई किया होगा। तो सकागुची आइडेंटिफाइड स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ टी सेल्स नोन एज रेगुलेटरी टी सेल्स, जिससे कि इम्यून टॉलरेंस के बारे में पता लगा, और ये थाइमस के रोल को पता किया। ये किसने? 1995 से इसने शुरू कर दिया, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक कोरोना 2020 में आया तो बताया कि हम इस पे काम कर लिए हैं, कि जरूरी नहीं है, आदमी का टॉलरेंस को हम बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए हमको रेगुलेटरी टी सेल्स का लेंगे कहीं से, कि हमने चूहा में एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि रेगुलेटरी टी सेल्स किसी दूसरे के बॉडी से निकालेंगे, इनको कोरोना नहीं होने वाला है, इनके बॉडी में रेगुलेटरी टी सेल्स अच्छा है, उसको उठा के इनके बॉडी में हम डाल देंगे, बस ठीक हो जाएगा। क्या करेंगे? तो प्लाज्मा जैसे चढ़ाते हैं ना, वैसे रेगुलेटरी टी सेल्स चढ़ा देंगे। कोरोना में प्लाज्मा चढ़ा रहे थे, तो ये बोला, तो उस समय लोगों ने इसको ध्यान ही नहीं दिया, बोला कि क्या बात कर रहा है। और 2025 में उसी काम के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, पेरिफेरल इम्यूनोलॉजी क्या होता है, ये तो थाइमस सेल्स का काम है। तो बर्नको जो है और फ्रेड रामस्टेल, ये दो लोग जो है एक चूहा पे काम कर रहे थे, ये भी चूहा पे ही काम किया, अपना चूहा का नाम दिया स्कर्फी। एक ग्रुप ऑफ चूहा लिया। क्या करते हैं ये लोग? चूहा को आइडेंटिकल चूहा बनाते हैं, एक चूहा उसका भाई जो है बिल्कुल उसी की तरह का जीन वाला बनाते हैं, और दोनों में देखते हैं कि किसने किस में कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उसने पाया कि एक जीन है FOXP3 जीन, जिसके कारण पेरिफेरल इम्यूनिटी डेवलप करता है। एक जापान में कर रहा है एक्सपेरिमेंट, एक अमेरिका में कर रहा है, दोनों को जोड़ दिया, ये तीनों को नोबेल प्राइज मिल गया। बोला कि ये अगर नहीं रहेगा तो इसको कहेंगे आईपेक्स सिंड्रोम। तो सकागुची जो है इसके लिंक किया डिस्कवरी को, बोला FOXP3 गवर्न्स द डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द रेगुलेटरी टी सेल्स, कि FOXP3 जो है रेगुलेटरी टी सेल्स को डेवलप करता है। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मान लिया कि किसी आदमी को नया किडनी चढ़ाना है, नया किडनी देना है, वो किडनी को नॉर्मली बॉडी बोलता तुम्हारा जीन नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर देता है, इसलिए बोलता है अपने घर वालों का लाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाहर वालों से मैचिंग करना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, किडनी चल लगाओ, काम करेगा, हम उसमें FOXP3 ट्रीरिएक्ट डाल देंगे। मतलब मेडिसिन के फील्ड में बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्लियर है ना। तो आप इसको अगर लिख लीजिएगा, तो ये जो है पेरिफेरल इम्यून सिस्टम का यहाँ पर टॉलरेंस दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा, इसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और इसको आप पढ़िएगा, धीरे धीरे समझ लीजिएगा, आपको कैंसर में कैसे फ़ायदा हो जाएगा, ये सभी यहाँ पर डिटेलिंग करके किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया है, समझा दिया है। आप पढ़िएगा, एक बार से पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? कल का टेस्ट क्या है? हमारे पढ़ाने से आप एग्जाम नहीं निकालते हो, यही याद रखना। हम खाली रास्ता बता देते हैं, आप कल जो लिखोगे उससे आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। तो कल आपका ये 4 क्वेश्चन लिखना होगा, लिखिएगा तो आपको याद रहेगा, फिर आपका क्वेश्चन आएगा तो निकल सकता है, ठीक है ना।